हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम कल बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में। तो थर्मोडायनामिक्स हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हेस लॉ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। हेस लॉ में कहा गया कि जब आप कोई रिएक्शन डायरेक्ट करते हो या इनडायरेक्ट मल्टीपल पाथ्स में करते हो, तो डायरेक्ट करने से और इनडायरेक्ट मल्टीपल पाथ्स में करने से दोनों तरीके से जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए से प्रोडक्ट डी पे जा रहे हो, ए आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपका डी है, तो जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हुई क्यू है। ये डायरेक्ट प्रोसेस है, तो अज्यूम कर लीजिए ये डायरेक्ट प्रोसेस है। अब दूसरा है कि ए से डी पे जाने में आपको रास्ते में बी से फिर सी इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं, फिर आपको डी मिला। ए से बी पे जाते हुए जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हुई है Q1 हुई है, बी से सी तक जाते हुए Q2 हुई है, और सी से डी तक जाते हुए हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हुई है, जो हीट चेंज आया वो Q3 आया। तो टोटालिटी में हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोसेस में जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हुई थी वो Q थी। So that has to be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. This is what has been stated in the Hess law कि whether the reaction take place in one single step or in the direct process, or it take place in the multiple step, the heat released in both the methods by either by direct process or by in multiple step is going to be same. This is called as Hess law. Got it? आगे हमारे पास है कि इसकी एग्जाम्पल को हम देते हैं कि कार्बन को हमने ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन है। इसमें जो इंथैल्पी रिलीज़ हुई, हीट रिलीज़ हुई, -393.5 किलो जूल थी। तो आप कार्बन से डायरेक्टली आपने कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ये डायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि कार्बन को पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना सप्लाई करो, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। तो जब कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो जो हीट रिलीज़ हुई 393.5 किलो जूल रिलीज़ हुई। लेकिन जब कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो जो ये स्टेप था, इस स्टेप में जो हीट रिलीज़ हुई -110.5, इसे स्टेप 1 कह देते हैं, ठीक है। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे स्टेप 2 कह देते हैं। यहाँ पे जो हीट रिलीज़ हुई है -283 हुई है। तो डायरेक्ट प्रोसेस में कितनी रिलीज़ हुई है, 393.5। तो हम लिख लेते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इन द डायरेक्ट प्रोसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इन द स्टेप 1। इसे हमने स्टेप 1 कह दिया, प्लस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड इन द स्टेप 2, ठीक है। तो ये स्टेप 1 में जो हीट रिलीज़ हुई थी 110.5 थी किलो जूल पर मोल, और स्टेप 2 में भी रिलीज़ हुई थी ये 283 किलो जूल पर मोल थी। और डायरेक्ट रिएक्शन में आपको पता ही है, मैंने बताई है 393.5 किलो जूल एनर्जी जो है रिलीज़ हुई है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 की एनर्जी को जब एडअप करोगे ये भी -393.5 आ गया। तो हेस लॉ वैलिडेट हो जाता है, वैलिडिफाई हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है कि हीट रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप और इन द मल्टीपल स्टेप is going to be same. This is called as Hess law of constant heat of summation. और इसकी डेफिनेशन अब पढ़ा देता हूँ आपको। डेफिनेशन में कहा गया
Hess law states that total amount of heat released or absorbed in a reaction is same whether reaction take place in one step, चाहे तो reaction एक step में हो चाहे in number of steps. The examples, two examples I've given to you. One is a general example if you do not remember the enthalpies etc., and another is a scientific example where we have given you enthalpies values also. Got it? ये था हेस लॉ. इसके ऊपर बेस्ड हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो करने हैं. हेस लॉ की एप्लीकेशन में यही बताया गया कि हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. और कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसके लिए मैंने न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं. तो पहली एग्जांपल है, पहला न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए जो हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है. कहता है कि कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये तीन इक्वेशन उसने डाटा में गिवन है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393.5 किलो जूल पर मोल है. इसे इक्वेशन 1 कह दो. सेकेंड इक्वेशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और वाटर मिल रहा है और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -285.8 किलो जूल पर मोल है. थर्ड इक्वेशन में मीथेन गैस की ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -890.3 किलो जूल पर मोल है. तो यू मस्ट टेक दिस इनटू योर माइंड कि ऑल द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होती हैं अगर उनका न्यूमेरिकल आपने निकालना है तो वो सारी बैलेंस होनी चाहिए. ये सारी बैलेंस है. अब इन तीन इक्वेशन के डाटा से उसने कहा है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. तो हमें जो कैलकुलेट करना है ना उसको हम लिख देंगे वी एम एट. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. तो मैंने प्रोडक्ट की साइड पे मीथेन लिख दिया क्योंकि इसको मुझे फॉर्म करना है. डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है हमने. मीथेन मैंने प्रोडक्ट की साइड पे लिख दिया. तो मीथेन में एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है. तो मुझे लेफ़्ट साइड पे एक कार्बन ले लेना चाहिए. कार्बन आपको पता है सॉलिड स्टेट में होता है और चार हाइड्रोजन का मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लेने चाहिए गैस की फॉर्म में. तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी. तो ये हमने कैलकुलेट करना है इस डाटा की हेल्प से. तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो डाटा है इसको इस इक्वेशन में रिड्यूस करना है. ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे. इक्वेशन 1 में कार्बन एक है और हमारे पास जो वी एम एट है उसमें भी एक कार्बन है. तो हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, उसमें प्लस हमें हाइड्रोजन वाली इक्वेशन ऐड करनी है. ये हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है पर इसकी स्टिचोमेट्री 2 है, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ. तो हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसका मतलब 1 और 2 को ऐड कर देना है. तो हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट एज इक्वेशन 1 प्लस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मैंने पीछे बताया था कि अगर आप किसी इक्वेशन को जिस कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उसी कॉफिशेंट के साथ इंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन को 2 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको भी न्यूमेरिकल निकालते वक्त 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो मेरे पास अब कार्बन आ गया. सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 आ गया मतलब, और ये इनके बीच में प्लस का साइन है तो इनको भी प्लस कर दिया. अब मुझे मीथेन जो है वो राइट हैंड साइड पे चाहिए पर जो थर्ड इक्वेशन में है मीथेन वो लेफ़्ट साइड पे है. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा होगा, अलजेब्रिकली आपने इनको ऐड करना है और इक्वेशन 3 को इसमें से माइनस कर देना है. तो माइनस इक्वेशन 3 होगी क्योंकि जब यहाँ पे माइनस का साइन लगा होगा
यहाँ पे माइनस का साइन लगा होगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब हालांकि ये करके नहीं दिखाना प्लस और माइनस, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इक्वेशन 1 का रेक्टेंट वाला साइड पे कार्बन सॉलिड पकड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस पकड़ रहा हूँ, प्रोडक्ट बाद में पकड़ूंगा। फिर मैं इक्वेशन 2 का रेक्टेंट पकड़ रहा हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2H2 हो गया, ये ऐड हो गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ऑक्सीजन आ गया, ये ऐड हो गए रेक्टेंट। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है फर्स्ट इक्वेशन में, ये मैंने लिख दिया। और प्रोडक्ट में सेकंड इक्वेशन में एक वाटर है, लेकिन हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 वाटर हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को एज सच लिख देता हूँ, मीथेन गैस प्लस 2O2 गैस, एरो लगा के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर लिक्विड। तो फिज़िकल स्टेट मैंने आपको सिखाया है कि फ़िज़िकल स्टेट जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो हेस लॉ के न्यूमेरिकल जो हैं वो नहीं निकलेंगे। अब जो कटता है वो काट दो। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। ये 2 वाटर है प्लस है, ये 2 वाटर है, ये माइनस है, ये भी कट गया, काट दो। ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऊपर एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ये भी 2 ऑक्सीजन हो गया। ये 2 ऑक्सीजन ये वाली इक्वेशन के 2 ऑक्सीजन के साथ कट गया। अब मेरे पास क्या रह गया, कार्बन सॉलिड 2 हाइड्रोजन, ये माइनस मीथेन था, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो गया, यानी ऑब्टेन हो गया। ये मैंने आपको अलजेब्रिकली आपकी नॉलेज के लिए ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके बताया। वैसे ज़रूरत नहीं है, ना ही किताब में ऐसे दिया होता है। किताब में सिर्फ इंथैल्पीज़ को प्लस माइनस करते हैं। तो इंथैल्पीज़ में इक्वेशन 1 की इंथैल्पी कितनी है, -393.5। तो हमने निकालना है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की इंथैल्पी कितनी है, -393.5 प्लस सेकंड इंथैल्पी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -285.8 माइनस, लिखा हुआ ना यहाँ पे, माइनस इक्वेशन 3 की इंथैल्पी कितनी है, -890। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाली टर्म्स को ऐड कर दो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। नेगेटिव टर्म नेचुरली प्लस की टर्म से बड़ी होगी, तभी आपका जो आंसर है माइनस में आ रहा है, -74.8 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ गया। आई एम वेरी श्योर कि ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने जो करी है, इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को एक स्टेप में ले लिया है। फिर इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिख के रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट, उनको नीचे नेगेटिव कर दिया है, यानी कि इक्वेशन 3 को 1 और 2 में से माइनस कर रहे हैं। तो जो आपने इक्वेशन के साथ किया है वही आपने इंथैल्पीज़ के साथ करना है। इक्वेशन 1 -393.5 प्लस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इक्वेशन 3 की जितनी भी इंथैल्पी है, अगर वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव लिखो, प्लस में है तो प्लस लिखो, पर यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा अगर आपने क्या कहा है सब्सट्रैक्ट करो। जो एम होता है, मतलब जो आपने निकालना होता है, वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। वो कैसे निकाला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उसने कहा है कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो जिसकी फॉर्मेशन करनी है वो प्रोडक्ट है, उसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये एक कार्बन का बना हुआ है, तो एक कार्बन रिएक्टेंट की साइड पे अपने आप लिखा जाएगा।
इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने आप लिखे जाएंगे, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो अब ये जो 3 इक्वेशन डाटा में गिवन है, इनको इस तरह से प्लस माइनस करना है, ये रिड्यूस होके इसमें हो जाएं, जो कि दिखाया हुआ है कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो एम है वही बन गया। ये देखिए, एम था कार्बन, ये कार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, एरो एरो, मीथेन गैस प्रोडक्ट की साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे आ गया। इस तरह से मैंने न्यूमेरिकल को काफ़ी टाइम लगा के आपको बताया कि न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करना है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा। ठीक है, अब आगे न्यूमेरिकल आपके बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक आपने वी एम एट लिखना होता है, जो निकालना होता है वी एम एट होता है, और जो करना होता है आपने इक्वेशंस के साथ उसको ऑपरेट करते हैं। कहता है कि कैलकुलेट, जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें उसने कहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपने क्या फॉर्म करना है, कार्बन मोनोक्साइड। तो ये मैंने लिख दिया। आपको पता है कि कार्बन मोनोक्साइड गैस की फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये किससे बना हुआ है, कार्बन से। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में होती है, एक अकेली लिख नहीं सकते, हाफ और 2 लिख देते हैं। 2 और 2 कट गया तो एक ऑक्सीजन आ गया, ये गैस की फॉर्म में होती है। ये हमें ऑब्टेन करना है इन डाटा को यूज़ करके। जो इक्वेशन 1 और 2 दी हुई है उसको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि ये रिड्यूस होके इसमें हो जाए। तो मुझे कार्बन चाहिए, ये मेरे को कार्बन मिल रहा है, लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे ही मुझे चाहिए, और ऑक्सीजन भी मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, इन दोनों में लेफ़्ट साइड पे है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, फिर इक्वेशन 2 लिख दी, जैसे दी हुई हैं एग्जैक्टली वैसे ही। इंथैल्पीज़ को फिर हम बाद में नीचे लिख देंगे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जो जो कटता है वो काट दो। ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये माइनस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन सॉलिड है, आ गया यहाँ पे। 1 ऑक्सीजन में से हाफ ऑक्सीजन माइनस करोगे, माइनस का साइन है ना, ये पॉजिटिव का है, तो हाफ ऑक्सीजन आ जाएगी, हाफ ऑक्सीजन मिल गई मुझे। कार्बन मोनोऑक्साइड नेगेटिव है, पर मुझे ये चाहिए भी राइट साइड पे, और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे है, तो ये मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दी माइनस लगा के। तो इसका मतलब हम और करके क्या लिख देंगे, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, एरो लगा के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोडक्ट की साइड पे ले जाओ, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। तो आपको यही चाहिए था ना, कार्बन सॉलिड, हाफ ऑक्सीजन गैस, हाफ ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई कि किस तरह से प्लस माइनस करके हमने करना है। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इस तरह से इक्वेशन को प्लस माइनस नहीं करना। बस आपको ये देख के पता लगना चाहिए कि आपको एक कार्बन चाहिए, तो ये एक कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड पे चाहिए, पर ये लेफ़्ट पे है गिवन डाटा में। तो अगर इसको नेगेटिव कर देंगे, यानी इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो नेगेटिव अपने आप राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन जो है ये ऑब्टेन कर सकते हैं जो हम एम कर रहे हैं। जो आपने ऑपरेट किया है, यानी कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस किया है, वही इनकी इंथैल्पी को करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -393.5 है, और सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, माइनस का साइन बाहर ले लिया, माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस किया, -110.5 किलो जूल पर मोल आ गया। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं तो ऐसे आपको 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजूंगा, दिए किताब में भी हुए हैं,
सॉल्ट भी दिए हुए हैं ये वाले, बट उनकी मेथडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है और समझने में और वहाँ से समझने में माथापच्ची करने में बहुत टाइम लगता है। आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने समझाया ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, तो आप इस मेथड से कीजिएगा। किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन किताब में इस तरह से उन्होंने इक्वेशन को अलजेब्रिकली प्लस माइनस नहीं किया। मैंने भी 2-3 न्यूमेरिकल में ही ऐसे किया। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि किताब वाला ऐसे ही करेगा, यानी कि लास्ट स्टेप जो है वो करेगा और न्यूमेरिकल जो है वो निकल जाएगा। हाँ, वो ये ज़रूर बताएगा वी एम एट और उसके बाद ऑपरेट, 2 स्टेप होते हैं कि हमें क्या ऑब्टेन करना है, कौन सी इंथैल्पी ऑब्टेन करनी है और क्या उसके लिए हमें मॉडस ऑपरेंडी क्या होना चाहिए, मतलब हमारा मेथड क्या होना चाहिए, किस किस इक्वेशन को प्लस करना चाहिए, किसको किस में से माइनस करना चाहिए। तो फिर आपका जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर निकल जाएगा। एग्ज़ाम में ये अलजेब्रिकली प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंथैल्पी जो है उनको प्लस माइनस करना है। और अगर किसी इक्वेशन को 2 कोफिशिएंट से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने डेल्टा एच जो दिया होगा उसी इक्वेशन का उसको भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। आई एम श्योर कि आपको ये न्यूमेरिकल जो मैंने सेकंड करवाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? एक न्यूमेरिकल मैं और कराता हूँ, बाकी तो आप कर सकते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल भी जो है इससे अगला भी मैं ही कराऊंगा, क्योंकि वो मैंने अपने तरीके से करवाया हुआ ना, तो किताब में बहुत डिफ़िकल्ट मेथड फॉलो किया हुआ है। इसमें उसने कहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट और इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड गिवन है। तो ग्रेफाइट कार्बन होता है और इसकी कंबशन करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन डाटा में 393.5 गिवन है। नेगेटिव साइन अपने आप लगा दिया क्योंकि कंबशन हो रही है। जब कंबशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो साइन नेगेटिव ही होता है। और डायमंड की इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हमें गिवन है। तो दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? पहली इक्वेशन में ग्रेफाइट लिखा है, दूसरी इक्वेशन में डायमंड लिखा है, और उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। मतलब कार्बन की जो ग्रेफाइट एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसको डायमंड की एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन कल पढ़ाई थी ना, इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कैलकुलेट करना है हमने, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है और इसकी इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन अब न्यूमेरिकल में नहीं गिवन थी, पहले जो 2 न्यूमेरिकल थे उसमें इक्वेशन गिवन थी। अब इस न्यूमेरिकल ऑनवर्ड हम इक्वेशन खुद बनाएंगे। तो जो इक्वेशन है वो हमने बना ली क्योंकि बड़ी सिंपल थी। उसने कहा कि ग्रेफाइट की कंबशन करनी है और डायमंड की कंबशन करनी है। अब मुझे ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है। ग्रेफाइट मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, डायमंड मुझे राइट साइड पे चाहिए, पर दोनों में ग्रेफाइट भी लेफ़्ट साइड पे है, डायमंड भी लेफ़्ट साइड पे है। तो डायमंड मुझे राइट साइड पे चाहिए ना, तो मुझे इक्वेशन 2 को एक 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। ये मेरा ऑपरेट आ गया। सब्सट्रैक्ट मेरा ऑपरेट मतलब ये नहीं कि आपने मेरा ऑपरेशन करने आ जाना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 की इंथैल्पी कितनी है? -393.5, और 2 की इंथैल्पी कितनी है? -395.4। तो सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। आंसर आपका +1.9 किलो जूल पर मोल आ गया। इसका मतलब कि अगर आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करोगे तो जो इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो +1.9 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब मुझे पता चले कि कल को आप घर में बाज़ार से ग्रेफाइट को अरेंज करके ले आए हो और उसको 1.9 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, और मुझसे कल पूछने लग पड़े हो कि सर ये डायमंड में नहीं कन्वर्ट हुआ। अगर ऐसे होता तो सारे लोग
ग्रेफाइट को डायमंड में ना कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए एनर्जी के अलावा प्रेशर कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि बहुत ही हाई प्रेशर होता है। तभी तो अर्थ के नीचे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाखों करोड़ों साल तक अर्थ के नीचे क्रस्ट में रहते हैं, तो उनके ऊपर हाई प्रेशर जो अप्लाई होता रहता है, तभी तो ग्रेफाइट डायमंड में, कच्चे डायमंड में कन्वर्ट होता है। उसको उसकी खान माइन का जब पता चलता है डायमंड की, तो फिर उसमें से माइनिंग की जाती है, उसमें से डायमंड को निकाला जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसको शेप तरह तरह की दी जाती है। ठीक है, वो कुछ छोटे हीरे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तभी वो मार्केट में सेल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप घर में ये न्यूमेरिकल है तो आपने ग्रेफाइट अरेंज कर लिया और उसको 1.9 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और आपने मुझसे कल क्वेश्चन पूछ लिया, सर आपके न्यूमेरिकल में तो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हुआ था पर हमारे घर में नहीं हुआ। घर वाले आपकी पिटाई भी करेंगे और मैं भी करूँगा। गॉट इट? सो एनीवे, आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कॉपर सल्फेट का करवाना चाहता हूँ, हैं? तो कॉपर सल्फेट का न्यूमेरिकल मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करवाना चाहूँगा। इसमें ना उसने कहा कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को एक्वस मीडियम में डालने के बाद कॉपर सल्फेट एक्वस हो गया। ये डायरेक्ट प्रोसेस है और इसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन -66.5 किलो जूल है। और जब इसको आप वाटर में डालते हो तो आपको बताया हुआ है कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस जो होता है वाटर में से 5 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और 5 मॉलिक्यूल इसके साथ कैसे बॉन्ड होते हैं न्यूमेरिकल ख़त्म करने के बाद आपको बताता हूँ कि 5 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ कैसे अटैच होते हैं। तो कहता है कि कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, में कन्वर्ट करना है। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालिए, और कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड को जब एक्वस मीडियम में डाल देते हैं, ये भी कॉपर सल्फेट एक्वस बन जाता है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है +11.7 किलो जूल है। ऑल एनर्जीज हैज़ टू बी टेकन इन किलो जूल पर मोल। तो ये कैलकुलेट करनी है। इसको डेल्टा H1 कह दिया, इसको डेल्टा H2 कह दिया, इसको डेल्टा H कह दिया। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट प्रोसेस की जो हीट होती है यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H हमें गिवन है -66.5 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू डेल्टा H1 यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमने निकालनी है, प्लस H2 यानी कि ये हमें गिवन है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 11.7। तो डेल्टा H1 निकालना है यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है। सो यू आर एबल टू गेट योर आंसर -78.2 किलो जूल पर मोल। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। अब मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं कि स्टेटमेंट की टेक्निकलिटी क्या है, बिकॉज ये मैंने हेस लॉ की जो आपको आज करवाया, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया था डायरेक्ट प्रोसेस में, तो इसमें मैंने कॉपर सल्फेट को डायरेक्टली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये स्टेप की इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बोली है न्यूमेरिकल में, और ये इंथैल्पी उन्होंने गिवन है और ये इंथैल्पी भी गिवन है। तो कहता है कि कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू हाइड्रेटेड। ये एनहाइड्रस है, ये हाइड्रेटेड है, ये इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इस लाइन पे फोकस कीजिए, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 5 वाटर। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर ये निकालनी है। गिवन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की इंथैल्पी एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की इंथैल्पी रिस्पेक्टिवली
-66.5 एंड 11.7 गिवन है रिस्पेक्टिवली, यानी पहले एनहाइड्रस की फिर हाइड्रेटेड की सोल्यूशन में कन्वर्ट करने की इंथैल्पीज गिवन है। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये ना एक MCQ क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने पिछले पेज पे कर दिया है। तो एक कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं कैसे बॉन्डेड होते हैं। जो कॉपर मेटल होता है ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। आपने पीरियोडिक टेबल मुझसे अच्छे से पढ़ा और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वेकेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, मतलब 4D होता है इसमें, 5D होता है, तो वेकेंट होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये MCQs के लिए है। ये आपकी किताब में तो नहीं है कहीं पे, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये MCQs पेपर में आया हुआ है। IITs मेंस में आया हुआ है, JEE मेंस में आया हुआ है। ये कॉपर है सेंटर में, ये वाटर है। 1 2 3 4, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल को दे देते हैं कॉपर के। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट 5 वाटर एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है जिसमें लिगेंड यानी कि कोई ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनॉयन या कैटायन जो अपने इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इंट्रैप होते हैं कॉपर के साथ। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोजन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये 5वां वाटर मॉलिक्यूल है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ डायरेक्टली इंट्रैप नहीं होता। इसका ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। आगे सल्फेट है, सल्फेट टेट्राहेड्रल होता है, तो सल्फेट के ये 4 बॉन्ड दिखाए हुए हैं। 2 हाइड्रोजन के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। और सल्फेट में अगर डबल बॉन्ड नहीं शो करना हो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करना है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये बड़ी अच्छी तरह से बताया था। वैसे भी कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं तो सल्फेट पे भी 2 नेगेटिव दिखाना चाहिए, तभी कॉपर सल्फेट न्यूट्रल माना जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट 5 वाटर में जो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कॉपर के साथ, और जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है वो कॉपर सल्फेट 4 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है।